हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल है मेरे यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायूरेटिक्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने देखा था डायूरेटिक्स पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था लूप डायूरेटिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थायजाइड डायूरेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कौन सा थायजाइड डायूरेटिक्स होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब डायूरेटिक्स किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किस तरीक़ा से होता है। और फाइनली हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके एबनॉर्मल अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो थायजाइड डायूरेटिक्स दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है थायजाइड डायूरेटिक्स, दूसरा होता है थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स में कौन सा आता है? ये आता है क्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड। इसके बाद आता है इसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। और भी होते हैं इसमें, ठीक इसी प्रकार से होते हैं हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड। इसके अलावा होते हैं बेंजथायजाइड। तो इस तरीक़ा से ये होते हैं जो स्टैंडर्ड थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, ये होते हैं। लेकिन कुछ और थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं जो ठीक इसी प्रकार से एक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। जैसे क्लोरथैलिडोन, एक मिनट, जैसे होते हैं क्लोरथैलिडोन। इसके अलावा होते हैं मेटालाजोन। इसके अलावा होते हैं इंडापामाइड। तो ये हुए हमारे थायजाइड डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल्स। इसके बाद ये साइट ऑफ एक्शन, ये किस साइट पे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है हमारे इस पार्ट पे, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में DCT। तो ये जो पार्ट पूरा दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ये एक्ट करते हैं। कहाँ पे? DCT पे एक्ट करते हैं, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो किस तरीक़ा से ये थायजाइड डायूरेटिक्स काम करता है? तो थायजाइड डायूरेटिक्स अभी देखें किस तरीक़ा से काम करता है। तो ये हमारा है ल्यूमेन, राइट। ल्यूमेन जहाँ पर यहाँ पर यूरिन फ्लो कर रहा है, राइट। ये हमारा किडनी का सेल, या फिर इसको बोलते हैं रीनल सेल, या फिर इसको बोलेंगे ट्यूबुलर सेल। ये है ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे इंटस्टिशियम है। किडनी के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको बोलते हैं इंटस्टिशियम। तो इस तरीक़ा से जब यहाँ पे यूरिन फ्लो करते रहता है इस एरिया में, तो यहाँ पे चैनल होते हैं, राइट। यहाँ पे चैनल होते हैं जो क्या करते हैं कि जो यूरिन में से सोडियम होता है उसका इंटेक करता है। इधर सोडियम इसका इंटेक कर लिया, इधर फिर क्लोराइड है उसका इंटेक कर लिया। तो ये चैनल होते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, या फिर सिम्पोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। तो ये चैनल होते हैं, ये क्या करते हैं? सोडियम और क्लोराइड का इंटेक करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं? रीनल सेल में। और फाइनली रीनल सेल से ये जा सकता है इंटस्टिशियम में, या फिर ये इंटस्टिशियम से ब्लड वेसल में चल जा सकता है। तो इस तरीक़ा से होता है। लेकिन जैसे ही हम देंगे थायजाइड डायूरेटिक्स, तो ये क्या करेगा? थायजाइड डायूरेटिक्स देने के बाद ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा कौन से चैनल पे? ये सोडियम और क्लोराइड के चैनल पे एक्ट करेगा, और इस चैनल को क्या करेगा? पूरी तरीक़ा से ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक हो जाएगा तो इससे क्या होगा? तो इससे होगा ये कि ये जो सोडियम जो जा रहा था हमारे ब्लड वेसल में, किडनी के सेल में, ये यूरिन में इसका एक्सक्रिएशन होगा। जैसे ही सोडियम का एक्सक्रिएशन होगा तो ढेर सारा पानी का भी साथ में साथ एक्सक्रिएशन होगा। तो इस तरीक़ा से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ हमारा थायजाइड डायूरेटिक्स का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर सोडियम का हमारा लॉस होता है, सोडियम का लॉस होता है, तो साथ ही साथ क्या होता है? पोटेशियम का भी लॉस होता है। तो कैसे होता है? तो इस तरह से यहाँ पे सोडियम यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो आगे क्या होता है? यहाँ पे चैनल होता है जो क्या करता है? सोडियम का इंटेक कर लेता है, और उसके बदले में सोडियम का जब इंटेक किया तो उसके बदले में क्या? पोटेशियम का रिलीज करवाता है। तो सोडियम का क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। किससे एक्सचेंज हो जाता है?
पोटेशियम से एक्सचेंज होता है, तो कुछ मात्रा में सोडियम का एक्सचेंज होता है पोटेशियम से, और इस एक्सचेंज होने के कारण पोटेशियम का भी लॉस होता है हमारे यूरिन में। तो इस तरीक़ा से सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। और इसमें किस चीज़ का लॉस होता है, तो इसमें लॉस होता है बाइकार्बोनेट आयन का, थोड़े मात्रा में स्मॉल अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयन का भी लॉस होता है। इसलिए बोलते हैं कि थायराइड डायबिटिक्स के पास बीकार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्शन भी होता है, राइट, बीकार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्शन होता है। तो सोडियम का लॉस हुआ, पोटेशियम का लॉस हुआ, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट का लॉस होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम का भी लॉस होता है, तो मैग्नीशियम का लॉस भी देखा गया है। लेकिन अगर बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम का इसमें लॉस नहीं होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, या बोले इसका कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसका अभी हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में, तो किस तरीक़ा से हमारा इसका क्लिनिकल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो थायराइड डायबिटिक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इडेमा में। इडेमा क्या होता है, इडेमा में होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग हमारा बॉडी पार्ट्स का हो सकता है। क्यों हो जाता है बॉडी पार्ट्स का स्वेलिंग, क्योंकि फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है टिश्यूज़ में, अलग अलग पार्ट में। चलिए यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेग्स में बिल्डअप हो गया है, ठीक है। इस तरीक़ा से एब्डोमेन में हो सकता है, ब्रेन में भी बिल्डअप हो सकता है फ्लूइड का। तो इडेमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते। तो थायराइड डायबिटिक्स एक तरह का मीडियम इफिकेसी डायबिटिक्स है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केस में। अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस का इडेमा हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे थायराइड डायबिटिक्स का। लेकिन अगर इडेमा सीवियर हो, अगर इडेमा सीवियर हो तो हम लोग इस्तेमाल करें कौन सा डायबिटिक्स, लूप डायबिटिक्स। सीवियर केसेस होगा इडेमा के तो हम लोग लूप डायबिटिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थायराइड डायबिटिक्स को हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, इडेमा के मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन में करते हैं। तो हाइपरटेंशन में बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका प्राइमरी हाइपरटेंशन में, राइट, प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन इसको फिर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, राइट। प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं थायराइड डायबिटिक्स का। लेकिन अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, राइट, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो कि किसी डिजीज के कारण हाइपरटेंशन हुआ, रीनल डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, उसके कारण अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसको हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग लूप डायबिटिक्स। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका कोई कारण नहीं हम लोग को पता है, उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा डायबिटिक्स, थायराइड डायबिटिक्स इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इस तरीक़े से हमारा हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल होता है। हाइपरकैल्शूरिया, हाइपरकैल्शूरिया में क्या होता है कि यूरिन में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जाता है, राइट। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरकैल्शूरिया। अगर ऐसा होता है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो क्या हो सकता है, तो किडनी स्टोन का खतरा हो सकता है, राइट, किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम नेफ्रोलिथियसिस, कैल्शियम नेफ्रोलिथियसिस, किडनी स्टोन का जो फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही हम लोग देंगे थायराइड डायबिटिक्स तो क्या करेगा, ये थायराइड क्या करवाता है, कैल्शियम का अपटेक करवाता है, ब्लड वेसल्स में हो गया या फिर इंटस्टिशियम हो गया, हमारे कैल्शियम का अपटेक है। कैल्शियम का अपटेक करेगा तो कैल्शियम का जो लेवल होता है कहाँ पे, यूरिन में, कैल्शियम का लेवल यूरिन में घट जाएगा और इसके कारण किडनी स्टोन का खतरा भी घट जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये इस्तेमाल होता है किडनी स्टोन को ट्रीट करने में, राइट। इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो इसमें क्या होता है कि जो एडीएच हार्मोन जो रिलीज होता है हमारे बॉडी में वो किडनी पे एक्ट करता है और यूरिन का फॉर्मेशन को कम करता है। जनरली ऐसा होता है हमारे बॉडी में, यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है। लेकिन जब डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, DI मतलब डायबिटीज़ जब इंसिपिडस होता है तो इसमें क्या होता है, एडीएच हार्मोन रिलीज होता है लेकिन किडनी पे एक्ट नहीं कर पाता है। किडनी रिसेप्टर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है। तो डिसफंक्शनल होने के कारण ये किडनी पे एक्ट नहीं कर पाता है। तो किडनी पे एक्ट नहीं करेगा तो ढेर सारा यूरिन बनता है, मतलब
पॉलीयूरिया होता है। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग को ट्रीट करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, थायजाइड डायरेटिक्स। तो थायजाइड डायरेटिक्स में ये कंडीशन ट्रीट हो जाता है, राइट। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो 3 मेनली एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो गया, जिसमें कि सोडियम पोटेशियम का लेवल जो ऊपर नीचे होता है उसको देखेंगे। इसके अलावा होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में ब्लड शुगर का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल के बारे में देखेंगे, और जो भी बचा है और भी एडवर्स इफेक्ट उसको अदर्स में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है कि सोडियम का लॉस हो रहा है, तो सोडियम का लॉस होगा तो सोडियम का लेवल हमारा ब्लड में कम जाएगा, तो लिखेंगे हाइपो, मतलब लो हो गया किसका लेवल, सोडियम का, तो हाइपोनाइट्रेमिया। ठीक उसी प्रकार सोडियम का लेवल कम रहा था तो पोटेशियम का लेवल भी कम जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का लेवल कम जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम का भी लॉस हो रहा था, मैग्नीशियम का लॉस होने के कारण तो इसको लिखेंगे हाइपो, मतलब कम गया, क्या कम गया, मैग्नीशियम, तो लिख देंगे मैग्नेसेमिया, हाइपोमैग्नेसेमिया, राइट। अच्छा, कैल्शियम पोटेशियम का लेवल कम जाएगा तो इसके कारण कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। कार्डियक एरिथमिया मतलब कि हार्ट बीट हमारा इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम का लेवल हमारा बढ़ रहा था, कैल्शियम का कंजर्वेशन हो रहा था, तो कैल्शियम का लेवल हमारा ब्लड में बढ़ जाएगा तो उसको लेंगे हाइपर कैल्सेमिया, राइट, कैल्सीमिया। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर आता है हमारे ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है क्योंकि इंसुलिन कम बनता है, तो इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, राइट। इसके अलावा लिपिड, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जैसे कि LDL हो गया, ये इंक्रीज कर जाता है, तो इसको बोलेंगे हाइपरलिपिडेमिया, राइट। ठीक उसी प्रकार यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का लेवल भी हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको बोलेंगे हाइपर, बढ़ गया यूरिक एसिड का लेवल, यूरेकेमिया, ग्रेट। सो नेक्स्ट हमारे पास है वो है और भी अदर जो भी हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी होता है, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में जाने से स्किन रैशेस आ सकते हैं, तो फोटो सेंसिटिविटी हो सकता है, स्किन रैशेस इसको बोलते हैं, ये हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है वो है इम्पोर्टेंस हो सकता है। इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, अगर मेल है तो उसमें क्या हो सकता है, मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो थायजाइड डायरेटिक्स होता है उसको यंग मेल्स में नहीं दिया जाता है थायजाइड डायरेटिक्स, क्योंकि इम्पोर्टेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर GIT से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो इसमें नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, जो कि जनरल मोस्ट ऑफ मेडिसिन लेने से हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो ये हो सकता है। और एक नोट करने वाली बात है कि अगर कोई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कंडीशन में हम लोग कोई भी डायरेटिक्स नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है फीटस की तरफ वो कम जाता है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल जो परफ्यूजन वो होता है वो कम जाता है, प्लेसेंटल परफ्यूजन होता है डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्पेयरिंग का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेयरिंग का मतलब होता है कंजर्व करना, राइट, कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचा कर रखना, या फिर इसको बोलते हैं स्पेयरिंग का मतलब प्रिवेंट करना लॉस को, अगर कोई चीज़ लॉस हो रहा है तो उसे लॉस होने से बचाना, और डायरेटिक्स मतलब जो कि एक्सक्रिएशन करवाए। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा डायूरेटिक्स जो कि फ्लूइड का तो लॉस करवाता है, राइट, फ्लूइड का तो लॉस होगा, लेकिन बट
क्या करेगा, जो इसमें पोटेशियम का लॉस होता है उसको मिनिमाइज कर देगा, या फिर पोटेशियम को कंजर्व करके रखेगा। मतलब फ्लूइड का लॉस भी हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी में वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब एक तीर से दो निशाना, समझे। तो इसका मतलब होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरह का होता है। इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, और दूसरा होता है इसमें उसको बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, या फिर बोलते हैं रीनल इपिथेलियल चैनल इनहिबिटर। तो दो तरीका के होते हैं पोटेशियम डायोटिक्स, एक होता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और दूसरा होता है रीनल इपिथेलियल चैनल इनहिबिटर। इसको बोलते हैं ईनैक, इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर, रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर। सोडियम चैनल यहाँ पे हो जाएगा सोडियम चैनल, राइट। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है स्पिरिनोलैक्टोन जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। उसके बाद इप्लेरेनॉन भी होता है एक। इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर की बात करें तो इसमें होता है एमिलोराइड, और इसमें होता है ट्राईएमेट्रिन। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा पोटेशियम डायोटिक्स का। पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स का साइट ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर होता है, तो इसका साइट ऑफ एक्शन होता है लेट डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये डीसीटी का पार्ट है, और ये जो पार्ट है इधर का इसको बोलेंगे लेट डीसीटी, और ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका साइट ऑफ एक्शन हो गया लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होता है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का देखेंगे। तो सबसे पहले जनरली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देने से पहले नॉर्मल हमारा बॉडी में क्या होता है कि ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है हमारा बॉडी रिलीज करता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, या फिर इसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसको एमआरवी बोलते हैं। तो ये हार्मोन आता है, इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और जैसे ही बाइंड होता है तो यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये हमारा रीनल सेल है, राइट, या फिर किडनी का सेल है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इधर से यूरिन पास हो रहा है, इधर ल्यूमेन जिसको बोलते हैं ल्यूमेन है। तो ये सोडियम का यूरिन से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल सेल में, और फिर रीनल सेल से ये जो सोडियम होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इस ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब होकर चल जाता है, ठीक है। और इसके बदले में जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पर पोटेशियम का यूरिन में लॉस होता है, पोटेशियम का लॉस होता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी इस तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे ही हम देंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स या फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, तो क्या करेगा, ये जो रिसेप्टर है एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर ये ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आके डायरेक्टली काम करेगा। ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ये इस रिसेप्टर को, इसको बोलते हैं एमआर रिसेप्टर, उसको ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो जो सोडियम का इनटेक हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, और ये सोडियम का एक्सक्रिएशन होगा, सोडियम का ये रुक जाएगा, और सोडियम का इधर से एक्सक्रिएशन होगा, और पोटेशियम का यहाँ से इनटेक होगा, ठीक है। पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जो प्रोसेस हो गया वो उल्टा हो गया, रिवर्स कर गया, ठीक है। जैसे ही सोडियम जाएगा तो इसके साथ ढेर सारा वाटर जाएगा तो डाईयूरेसिस होगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, राइट, ग्रेट। इसके बाद है इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर। तो ये किस तरीके से काम करता है, इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर को बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स क्यों, क्योंकि डायरेक्टली क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। जैसे ही हम देते हैं इपिथेलियल सोडियम चैनल
इनहिबिटर, तो ये डायरेक्टली ब्लॉक करता है सोडियम चैनल का। जैसे ही ब्लॉक करेगा सोडियम चैनल को तो सोडियम का क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ से सोडियम का लॉस होगा। तो इस तरीक़ा से यूरिन में चल जाएगा सोडियम, और सोडियम के साथ ढेर सारा वाटर जाएगा। तो इस तरह से डायूरेसिस होता है, राइट। अगर यूज की बात करेंगे तो पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इडेमा में। तो इडेमा क्या होता है, जिसमें कि स्वेलिंग हो जाता है हमारा बॉडी पार्ट का, जैसे कि लेग्स का यहाँ पे दिख रहा है, तो लेग्स का स्वेलिंग होता है। तो ये अलग अलग ऑर्गन का स्वेलिंग हो सकता है, जैसे कि एब्डोमेन का स्वेलिंग हो सकता है। तो इडेमा ट्रीट करने के लिए कौन सा इडेमा, ऐसा इडेमा जो कि सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कारण होता है, एल्डोस्टेरोनिज्म के कारण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। क्यों बढ़ जाता है, सेकेंडरी रीजन है। सेकेंडरी मतलब कोई डिजीज़ के कारण होता है, जैसे कि लीवर सिरोसिस होता है या फिर हार्ट फेलियर होता है। तो इस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ये रिसेप्टर देख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बाइंड करेगा तो ज़्यादा सोडियम का इंटेक होगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे कौन सा डायोटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स, इसमें एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। तो ये इससे हमारा जो डिजीज हो जाएगा ट्रीट हो जाएगा, तो इडेमा रिड्यूस हो जाएगा। हाइपरटेंशन में देते हैं, तो हाइपरटेंशन में कैसे देते हैं, एज एडजंक्टिव डायोटिक्स के फॉर्म में। मतलब क्या कि लूप डायोटिक्स के साथ देते हैं, या फिर लूप डायोटिक्स के साथ देंगे इसको, या फिर थायजाइड डायोटिक्स के साथ देंगे। क्यों देंगे इसके साथ, क्योंकि जब भी हम देते हैं लूप डायोटिक्स, थायजाइड डायोटिक्स, तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम का लॉस होता है। पोटेशियम का लॉस होगा तो हमारे बॉडी में पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स, क्योंकि ये पोटेशियम को कंजर्व करेगा। तो हाइपोकैलेमिया है, जो पोटेशियम का डिफिशियंसी है, वो ख़त्म हो जाएगा। ग्रेट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में मेनली इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में क्या होता है, पोटेशियम का कंजर्वेशन होता है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल हमारा बढ़ जाता है, तो इसको बोलेंगे हाइपर कैलेमिया, राइट। जीआईटी से रिलेटेड डिस्टर्बेंस की बात करें तो नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ ड्रग के साथ होता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है अल्सर हो सकता है, स्टोमिक अल्सर, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट का तो हेडेक होता है, जो कि नॉर्मल है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। सेक्सुअल रिलेटेड अगर डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, एबनॉर्मल मेंसेस हो सकता है। इसके अलावा लिबिडो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर जो होता है ह्यूमन में वो डिक्रीज कर सकता है। तो ये है एडवर्स इफेक्ट। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।